नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देखकर हम सब सकते हैं कि आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए अंकित भाटी सर की बुक लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम विश्व का भूगोल जो कि 5 मार्क्स में आएगा वो कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हम भौतिक भूगोल को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा है और नेक्स्ट सेशन आपको किससे रिलेटेड चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आपके दिमाग की गागर में भरना ज्ञान का महासागर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विश्व का भूगोल। आज की क्लास में हम विश्व का भौतिक भूगोल हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नदियों एवं नदियों की घाटियों के बारे में। ठीक है, नदी और नदियों की घाटियों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है ड्यून्यूक नदी। यह नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चेलोस्लोवाकिया, हंगरी, युगोस्लाविया और रोमानिया में बहती हुई काला सागर में गिरती है। डैन्यूब नदी वोल्गो के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह विश्व का एकमात्र नदी है जो 8 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कितने देशों से होकर गुजरती है? 8 देशों से होकर के गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस नदी पर 4 राजधानी शहर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, बेलग्रेड और वियना अवस्थित हैं। डैन्यूब बेसिन के देशों को डैन्यूबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डैन्यूबिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन का डायरेक्ट बन सकता है। अब बात करते हैं एल्ब नदी के बारे में। यह नदी चेक गणराज्य के कार्गोनोज पर्वत से निकलकर जर्मनी में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। जर्मनी का हैम्बर्ग और ड्रेसडेन नगर इसी के किनारे स्थित है। 1900 में एकीकरण से पहले यह नदी पूर्वी पश्चिमी जर्मनी की सीमा बनाती थी। अब बात करते हैं हम ऑडर नदी। कौन सी नदी? ऑडर नदी। ऑडर नदी के बारे में बात करेंगे हम लोग। यह नदी चेक गणराज्य के पर्वतीय भाग से निकलकर पोलैंड तथा जर्मनी की सीमा में बहते हुए नीस नदी से मिलकर बाल्टिक सागर में गिरती है। तो ये नदी कहाँ पर गिरती है? बाल्टिक सागर में गिरती है। इसका अधिकांश भाग नौगम्य है। ठीक है, कैसा है? नौगम्य है। अब बात करेंगे राइन नदी। इसका पुराना नाम रेनस है। यह नदी आल्प्स स्थित कॉन्स्टेंस झील से निकलकर फ्रांस तथा जर्मनी की सीमा बनाते हुए बहती है तथा नीदरलैंड में रॉटरडम के पास उत्तरी सागर में जाकर गिरती है। इसके तट पर फ्रैंकफर्ट और रॉटरडम, स्टटगार्ट, हेडेलबर्ग आदि बसे हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यह यूरोप का सबसे व्यस्तम जलमार्ग बनाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सबसे व्यस्तम जलमार्ग कौन सी नदी बनाती है? तो राइन नदी बनाती है। इस नदी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अत्यधिक कोयला परिवहन के कारण इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। तो राइन नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है क्योंकि ये कोयला को सबसे ज़्यादा ढोती है। पो नदी, यह इटली की नदी है जो आल्प्स पर्वत के 20 स्थान से निकलकर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती है। आगे बात करें हम, एड्रियाटिक सागर के वेनिस की खाड़ी में गिरती है। इसे इटली की गंगा भी कहा जाता है। इटली का प्राचीन नगर वेनिस इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। अब बात करेंगे हम टाइबर नदी के बारे में। इटली की एक नदी है जो एपेनाइन पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। रोम इसके मुहाने पर स्थित है तथा वेटिकन सिटी इसके दाहिने किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो टाइबर नदी जो है वेटिकन सिटी के दाहिने किनारे पर स्थित है। अब बात करेंगे टेम्स नदी के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका पुराना नाम टेमिसिस है। यह नदी दक्षिणी इंग्लैंड में कोटस ओल्ड पहाड़ी से निकलकर उत्तरी सागर में गिरती है। लंदन, ऑक्सफोर्ड नगर इसी नदी के किनारे स्थित हैं। लंदन इसके दोनों किनारों पर स्थित है। लंदन तक यह नदी नौगम्य है। अब बात करेंगे मैकेंजी नदी। कनाडा के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में स्थित ग्रेट सेल्वे झील से निकलकर ब्यूफोर्ट सागर में गिरने वाली एक नदी को मैकेंजी पर्वत के समानांतर प्रवाहित होती है।
नेक्स्ट नदी है हमारी कोलोरेडो नदी। यह नदी रॉकी पर्वत से निकलकर कोलोरेडो, नेवादा तथा एरिजोना राज्यों में बहती है। कैलिफोर्निया की खाड़ी में मिलती है। विश्व की सबसे बड़ी गॉर्ज ग्रैंड कैनियन नदी द्वारा निर्मित होता है। कोलोरेडो नदी को इम्पेरियल घाटी कपास उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस नदी से क्या होता है, सबसे ज़्यादा कपास होता है, तो कपास उत्पादन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये नदी, कोलोरेडो नदी। अब बात करेंगे हम रेड नदी के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक नदी जो न्यू मैक्सिको प्रांत में रॉकी पर्वत के पूर्वी पर्वतपाद से निकलकर लुइसियाना राज्य में मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। तो ये नदी क्या है, मिसिसिपी नदी में जाकर मिल जाती है। अब बात करेंगे हम यूकान नदी के बारे में। अलास्का की एक नदी जो ब्रिटिश कोलंबिया राज्य के रॉकी हिमानी से निकलकर बेरिंग सागर में नॉर्थर्न साउंड की खाड़ी में गिरती है। यह उत्तरी अमेरिका का तीसरा सबसे लंबा नदी मार्ग बनाने वाली है। यह नदी उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती है। ठीक है, तो यूकान नदी उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। अब बात करेंगे मिसिसिपी नदी के बारे में। कनाडा की सीमा से निकलकर यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, तो मैक्सिको की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। सेंट लुई, मैपिस, ल्यू मॉरिशस इसके तट पर स्थित मुख्य नगर हैं। मिसौरी, रेड, अर्कसाक, टेनेसी आदि नदियां इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे चलते हैं हम लोग। यह नदी अपने पक्षीपाद डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है। स्नेक नदी रॉकी पर्वत से निकलकर उत्तरी पश्चिम की ओर बहती हुई कोलंबिया नदी में जाकर मिल जाती है। यह कोलंबिया नदी की प्रमुख सहायक नदी है, स्नेक नदी। अब बात करेंगे हम अमेजन नदी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। विश्व की नील नदी के पश्चात दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसके बाद ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व में सर्वाधिक प्रवाह इसी नदी का है, सबसे तेज बहाव है इस नदी का। एंडीज पर्वत से निकलकर यह नदी पेरू, कोलंबिया, ब्राजील के अधिकतर भागों में जल अप्रभावित होती हुई अपना जल अंटार्कटिक महासागर में गिराती है। तो यह अंटार्कटिक महासागर में गिरती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं मापो, जुप्रा, नीग्रो, मदीरा, तापाजोस और जिंगू सम्मिलित है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ओरोनोको नदी दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला की एक प्रमुख नदी है जो कोलंबिया पठार के सियरा का पारिमा पर्वत से निकलकर कोलंबिया वेनेजुएला सीमा के सहारे बहती हुई कैरेबियन सागर में जाकर गिरती है। इसकी सहायक जो नदी है वो कैरोनी नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात एंजल जलप्रपात अवस्थित है। ठीक है, तो इस नदी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात अवस्थित है। अब बात करेंगे हम लोग उरुग्वे नदी। यह नदी ब्राजील के दक्षिण भाग से निकलकर ब्राजील, अर्जेंटीना तथा उरुग्वे, अर्जेंटीना की सीमा में बहती हुई रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में जाकर गिरती है। पराना, पराग्वे और उरुग्वे नदियों को सम्मिलित रूप से ला प्लाटा कहा जाता है। अब बात करेंगे हम नील नदी के बारे में। पूर्वी अफ्रीका की बहने वाली यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। विक्टोरिया झील से सफेद नील नाम से निकलकर युगांडा, मिस्र से बहती हुई नील नदी भूमध्य सागर में जाकर अपना जल गिराती है। इसकी लंबाई 6,695 किलोमीटर है, वेरी इंपॉर्टेंट। सूडान के खार्तूम में सफेद नील ब्लू नील संगम बनाती है। इस संगम को खार्तूम स्थित है। ये संगम कहाँ पर है, खार्तूम में स्थित है। खार्तूम तथा और असवान बांध मिस्र के बीच यह कई छोटे प्रपातों से गुजरती है। असवान बांध पर पन बिजली उत्पादन की जाती है, मतलब पवन बिजली। काहिरा, अलेक्जेंड्रिया नगर इसके तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये दो नगर इसके तट पर स्थित हैं। अब बात करेंगे जाम्बेजी नदी। यह नदी कटागा उच्च भूमि से निकलकर जाम्बिया देश में प्रवेश करती है।
जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती हुई मोजाम्बिया देश से होकर मोजाम्बिक की खाड़ी में गिर जाती हैं। विक्टोरिया प्रपात इसी नदी पर स्थित है। अब बात करेंगे नाइजर नदी के बारे में। नाइजर पश्चिमी अफ्रीका की प्रमुख नदी है। लोमा पर्वत से निकलकर यह नदी माली, नाइजर, नाइजीरिया से होती हुई गिनी की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बामाको या माली, नियामे और लोगास इसी के तट पर अवस्थित हैं। अब बात करेंगे हम लोग खनिज तेल और खाद्य तेल में अत्यधिक परिवहन के कारण इस नदी में तेल नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस नदी को क्या कहा जाता है? तेल नदी। तेल इसके द्वारा इधर उधर ज्यादा जाता है। तो कौन सी नदी है? नाइजर नदी के द्वारा। अब बात करेंगे हम लिम्पोपो नदी। दक्षिणी अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र से निकलकर हिम महासागर में गिरने वाली यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। यह नदी दक्षिणी अफ्रीका को बोत सवाना तथा जिम्बाब्वे से अलग करती है। अब बात करेंगे हम कांगो नदी के बारे में। मध्य अफ्रीका की तेज बहने वाली कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। विश्व की सबसे अधिक पन बिजली उत्पादन करने की शक्ति इसी नदी में है। ठीक है, सबसे ज्यादा बिजली जो है पवन बिजली इसी नदी से बनती है। इसके बेसिन में घने भूमध्य रेखीय सदाबहार जंगल पाए जाते हैं। जंगलों में पिग्मी और नीग्रो जनजाति के लोग रहते हैं। इस नदी पर स्टेनले और लिविंग स्टोन जलप्रपात अवस्थित है। कसाई, उवागी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। हीरे के व्यापार का लगभग आधा भाग कसाई नदी के बेसिन से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं हम लोग। आमू दराई नदी। मध्य एशिया में बहने वाली इस नदी की लंबाई 2541 किलोमीटर है। पामीर के पठार से निकलकर यह नदी अफगानिस्तान और तजाकिस्तान की सीमा बनाते हुए उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की सीमा में बहती हुई अरल सागर में गिरती है। तो ये नदी किस में गिरती है? अरल सागर में गिरती है। इससे निकाली गई नहरों के द्वारा तुर्कमेनिस्तान के मरुस्थलीय भाग में सिंचाई होती है। चाओ प्राया नदी। चाओ प्राया नदी क्या है? इसको देखते हैं हम लोग। इस नदी का उद्गम पिंग नान नदी के संगम में से होता है। यह नदी थाईलैंड की प्रमुख नदी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। यह नदी थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है। इसका डेल्टाई क्षेत्र चावल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। अब बात करेंगे हम विक्टोरिया नदी। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत स्थित नदी जो उत्तर दिशा में बहते हुए जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है। तंबर क्रीक इस नदी के तट पर अवस्थित है। अब बात करेंगे डार्लिंग नदी के बारे में। ग्रेट डिवाइंग रेंज से निकलकर डार्लिंग नदी न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया राज्यों से बहती हुई एनकाउंटर की खाड़ी में गिरती है। इसके उपजाऊ मैदान गेहूं, तिलहन, दलहन, फलों और सब्जियों की खेती के लिए की जाती है यहाँ पर। अब बात करेंगे हम घाटियों के बारे में। धरातल पर मैदानों, पहाड़ों, पर्वतों के बीच भू हलचलों, नदियों एवं हिमानी द्वारा निर्मित अवतलीय स्थलों को घाटी कहा जाता है। रिफ्ट घाटी का विकास तब होता है जब 2 भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। रिफ्ट घाटियां लंबी, सक्रिय एवं गहरी होती हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी भी एक रिफ्ट घाटी है। ठीक है, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो स्थित है वो मृतक घाटी जो है वो कैसी घाटी है? रिफ्ट घाटी है। आगे चलते हैं हम लोग। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी यूएसए में नोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। पंचशीर घाटी अफगानिस्तान के पंचशीर प्रांत में काबुल के उत्तर में स्थित है। यह घाटी पंचशीर नदी में घिरी हुई है। अंटार्कटिका स्थित टेलर घाटी की खोज रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने वर्ष 1903 में की थी। अब बात करेंगे घाटियों और इनकी अवस्थितियों के बारे में। लोयर घाटी फ्रांस में अवस्थित है। बादा घाटी इंडोनेशिया में अवस्थित है। चितवन घाटी नेपाल में अवस्थित है। रैबिट घाटी यूएसए में अवस्थित है। ब्लैकवुड घाटी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। हवर घाटी कनाडा में अवस्थित है।
पलीजेंट घाटी यूएसए में अवस्थित है। पो घाटी इटली में अवस्थित है। स्क्रेड घाटी पेरू में अवस्थित है। चुबी घाटी भारत, भूटान, तिब्बत में अवस्थित है। सवात घाटी पाकिस्तान में अवस्थित है। किंग घाटी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। काठमांडू घाटी नेपाल। बेलगन घाटी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ग्रैंड घाटी अमेरिका में अवस्थित है। एग्रो घाटी स्पेन में अवस्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट करके बताइए सेशन आपको कैसा लग रहा है। चलिए देखते हैं। सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। इसके बृहत्तम स्तर पर कंप्यूटर चिप के उत्पादन के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कंप्यूटर चिप बनाई जाती है यहाँ से जो सिलिकॉन निकाला जाता है। राजाओं की घाटी या वादी अल मुल्क मिस्र में अवस्थित है। अब बात करेंगे हम, नदियां की बात कर ली हमने, अब हम बात करेंगे भूजल संसाधन के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है हमारे लिए। विश्व में जल के कुल उत्पादन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है, ठीक है, 96.5%। और मात्र 2.5% अलवणीय जल है, ठीक है। विश्व के अलवणीय जल का लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादरों और हिमनदों के रूप में मिलता है, जबकि 30% से थोड़ा सा कम भौम जलभूत के रूप में पाया जाता है। भारत विश्व की वृष्टि का 4% हिस्सा ही प्राप्त करता है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व का 133वां स्थान है। भारत में कुल नवीनीकरण योग्य जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है, ठीक है। तो प्रति वर्ष जो है इतना वर्ग किलोमीटर अनुमानित है। आगे चलते हैं। अनुमान है कि 2025 तक भारत एक बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों क्षेत्रों की तरह जल की नितांत कमी महसूस करेगा। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। ये जल एक नवीनीकरणीय योग्य संसाधन है। इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल की कोई अभाव नहीं है, ठीक है, जल की कोई कमी नहीं है, ठीक है। मात्र 25% वर्षा होती है यहाँ पे। जल संसाधन पानी का वह स्रोत है जो मानव के लिए उपयोगी हो या जिनके उपयोग की संभावना हो। पानी के उपयोग में शामिल कृषि, औद्योगिक, घरेलू, मनोरंजन हेतु पर्यावरणीय गतिविधियों का प्रयोग करना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। वस्तुतः इन सभी मानवीय उपयोगों में से ज्यादातर में ताजे जल की आवश्यकता होती है। मोस्टली सब में ताजा जल ही चाहिए होता है। पृथ्वी पर पानी की कुल उपलब्धता का मात्रा एवं भंडारण जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी पर इस जल मंडल का 97.5% जो भाग है वो समुद्रों में खारे जल के रूप में अवस्थित है। मात्र 2.5% जल ही कैसा है, मीठा है। उसका भी 2/3 हिस्सा हिमनद और ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम चादरों की हिम टोपियों के रूप में जमा है, ठीक है। मतलब 2.5% जो जल है उसका भी 2/3 हिस्सा तो मतलब जमा हुआ है, ठीक है, वो यूज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। शेष पिघला हुआ मीठा पानी मुख्यतः जल के रूप में पाया जाता है, जिसका केवल एक छोटा सा भाग भूमि के ऊपर धरातलीय जल के रूप में, हवा की वायुमंडलीय जल के रूप में है। मीठा जल एक नवीनीकृत संसाधन है क्योंकि जल चक्र में प्राकृतिक रूप से इसका शुद्धिकरण होता है। फिर भी विश्व के स्वच्छ पानी की पर्याप्तता लगातार गिर रही है, ठीक है, पानी में कमी हो रही है। दुनिया के कई हिस्सों में पानी की मांग पहले की आपूर्ति से अधिक है। जैसे जैसे विश्व की जनसंख्या में अभूतपूर्व दर से वृद्धि हो रही है, निकट भविष्य में इस असंतुलन का अनुमान बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है। ये असंतुलन जो हो रहा है पानी का, ये आगे जाके और बढ़ता जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। पानी के उपभोगकर्ताओं के लिए जल संसाधन के आवंटन के लिए फ्रेमवर्क जल अधिकार के रूप में किया जाना चाहिए। मतलब जल का कितना अधिकार है एक आदमी को, उसके अकॉर्डिंग ही यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पानी फैल रहा है, नहाने के नाम पर ही आदमी क्या नाम है 10वीं बाल्टी फैला रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आजकल संसाधन की कमी, इसके अवनयन और इससे संबंधित तनाव, संघर्ष विश्व राजनीति के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।
जल विवाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण विषय बन चुके हैं। भूजल या भूमिगत जल मीठे जल का हिस्सा है जो मिट्टी और चट्टानों के अध्रांकांशों में स्थित होता है। यह जल स्तर नीचे जल भरे क्यूफायर के भीतर बहने वाला जल भी है। कभी-कभी सतह के ठीक नीचे के जल को भूजल तथा अत्यधिक गहराई में पाए जाने वाले जल को भूगर्भीय जल या जीवाश्म जल भी कहते हैं। वर्ष 2000 में दुनिया की आबादी 6.2 अरब थी। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक जनसंख्या में 3 अरब की वृद्धि हो जाएगी। इसका लगातार हिस्सा विकासशील देशों की जनसंख्या में वृद्धि करेगा जो पहले के जल तनाव ग्रस्त हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसलिए जल की मांग और बढ़ेगी जब तक इसका महत्वपूर्ण संसाधन जल संरक्षण, पुनरुपयोग और अनुकूलन वृद्धि नहीं होती है। जल संबंधित संघर्ष तथा तनाव संभावित राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर भी विपत्तिकालीन नदी घाटी के निचले हिस्सों में चीन के दक्षिणी क्षेत्र उदाहरण के लिए पीली नदी, थाईलैंड के चाओ प्राया नदी कई वर्षों से जल संबंधित तनाव से ग्रस्त है। इसके अतिरिक्त चीन, भारत, ईरान, पाकिस्तान जैसे शुष्क देशों जो भारी मात्रा में सिंचाई के लिए निर्भर हैं, वह विशेष रूप से जल संबंधी जोखिम क्षेत्र हैं। राजनीतिक तनाव, नागरिक विरोध तथा और हिंसा भी पानी के निजीकरण की प्रतिक्रिया हो सकते हैं। जल विवाद एक ऐसी दशा है जिसमें पानी के उपयोग को लेकर दो या दो से अधिक राष्ट्रों, प्रांतों और समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की स्थिति बन जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 अंतरजातीय जल विवादों के न्याय निर्गमन से संबंधित है। संसद कानून बनाकर अंतरराजकीय नदियों, नदी घाटियों, जल प्रयोग, बंटवारे, नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद पर शिकायत का न्याय और निर्णय कर सकता है। सामान्यतः अधिक विकसित देश उत्तरी अमेरिका, यूरोप, रूस सन 2025 तक पानी आपूर्ति करने के लिए एक गंभीर खतरा नहीं देखेंगे। ठीक है, इनके यहाँ पर कोई गंभीर खतरा नहीं रहेगा पानी का। अब बात करते हैं हम, थर्ड पॉइंट है हमारा पर्वत, पहाड़ियां और हिमनद। पर्वत, पहाड़ियां और हिमनद के बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करेंगे। यह पर्वत शिखर विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। यह पर्वत शिखर महान हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। यह नेपाल और चीन देश की सीमाओं पर अवस्थित है। यह एक बलित पर्वतमाला है जिसका निर्माण टर्शियल युग में हुआ था। इस पर्वत श्रेणी में अभी भी विस्तार जारी है। ठीक है, और बढ़ता जा रहा है ये पर्वत श्रेणी। नवीन वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के अनुसार इस शिखर की ऊंचाई प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो मतलब हर साल जो है 2 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। नेपाल देश में इस शिखर को सागर माथा नाम से जाना जाता है, जबकि चीन में इसे चामोलंगमा या पर्वतों की रानी कहा जाता है। चोमोलंगमा पर्वतों की रानी कहा जाता है। एकांकागुआ, यह दक्षिण अमेरिका में पनामा से निकलकर चिली तक विस्तृत एंडीज पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है। ये चिली, अर्जेंटीना में इसकी सीमा अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 6960.8 मीटर है। अब बात करेंगे हम कोटोपैक्सी के बारे में। यह पर्वत शिखर एंडीज पर्वतमाला में अवस्थित एक पर्वतमाला में एंडीज पर्वतमाला में अवस्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी शिखर है जो दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर में अवस्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी शिखर है। इसकी ऊंचाई 5896 मीटर है। अब बात करेंगे हम लोग चिम्बोराजो। यह पर्वत दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में अवस्थित है। यह पर्वत मृत जलवायु ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 6310 मीटर है। यह एंडीज पर्वत श्रेणी का भाग है। अब बात करेंगे माउंट केटू। काराकोरम श्रेणी में अवस्थित यह पर्वत शिखर पाक अधिकृत कश्मीर में अवस्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है।
यह भी हिमालय पर्वत श्रेणी का एक प्रमुख शिखर है। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है ये। अब बात करेंगे हम लोग माउंट मैकिंले। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत में अवस्थित यह पर्वत शिखर उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। यह पर्वत शिखर अलास्का पर्वत श्रेणी का शिखर है जो रॉकी पर्वतमाला का उत्तरी विस्तार है। इसका निर्माण बलन क्रिया द्वारा टर्शरी युग में हुआ था। अब बात करेंगे हम लोग माउंट किलिमंजारो। यह पर्वत अफ्रीका के केन्या तंजानिया की सीमा पर अवस्थित है। यह एक सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। यह अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है। सबसे ऊंचा शिखर है माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का। माउंट फ्यूजी यामा। जापान के होशु द्वीप पर स्थित यह पर्वत शिखर एक ज्वालामुखी पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 3776 मीटर है। जापानी लोग इसे स्वर्ग मानते हैं। ठीक है, फ्यूजीयामा को जापानी लोग क्या मानते हैं? इसे स्वर्ग मानते हैं। अब बात करेंगे हम माउंट कुक के बारे में। न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप अवस्थित यह पर्वत शिखर दक्षिणी अल्पास पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई 3724 मीटर है। इसे माउंट ओराकली भी कहते हैं। एडम्स पीक। यह पर्वत शिखर श्रीलंका के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। इस शिखर की ऊंचाई 2243 मीटर है। इस शिखर की चोटी पर एक खोखला भाग है जिसे गौतम बुद्ध का श्रीपद माना जाता है। इस्लाम धर्म के लोग उस चिन्ह को हजरत मोहम्मद के पैर मानते हैं। ठीक है, इस चिन्ह को क्या मानते हैं? हजरत मोहम्मद साहब के पैर मानते हैं। मुसलमानों का मानना है कि हजरत मोहम्मद स्वर्ग से निष्कासित किए जाने के बाद इसी स्थान पर खड़े होकर हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे। आगे चलते हैं हम लोग माउंट किनाबालू। यह पर्वत शिखर इंडोनेशिया द्वीप समूह के बारगोनियो द्वीप पर मलेशियाई भाग में उत्तर दिशा में अवस्थित बोर्निया का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 4101 मीटर है। यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। अनातोलिया। तुर्की के मध्य पठारी भाग को अनातोलिया कहा जाता है। इसके दक्षिण में टॉरस पर्वत, पश्चिम में एजियन सागर, उत्तर में काला सागर अवस्थित है, जबकि पूर्व की सीमा अरारात पर्वत और आर्मीनिया घाट बनाई गई हैं। यहाँ पर अंगोरा बकरी की मुलायम ऊन तथा किशमिश विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है। टगानिका पठार। अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया के टगानिका झील के पूर्व स्थित बेलास्टल पठार है। अब बात करेंगे ओजार्क पठार के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका के अरकनसास मिसौरी प्रांतों में फैला हुआ एक अपरदित पठार है और ह्यूआटिट नदी इसमें अवस्थित है, बहती है। अब बात करेंगे पठारों और इनकी स्थिति के बारे में। ठीक है। मैसोटा पठार आइबेरिया प्रायद्वीप मतलब कि स्पेन में अवस्थित है। एशिया माइनर तुर्की में अवस्थित है। चियापास पठार दक्षिण मैक्सिको में अवस्थित है। अलास्का यूक्रेन पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। ग्रेट बेसिन का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। कोलोरेडो पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। ग्रीनलैंड पठार ग्रीनलैंड में अवस्थित है। आगे देखते हैं पैटागोनिया पठार अर्जेंटीना स्थित शीतोष्ण मरुस्थलीय पठार है। फॉकलैंड ठंडी धारा के प्रभाव से इसकी उत्पत्ति हुई है। भेड़ पालन के लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ पर भेड़ पालन किया जाता है। बोलीविया का पठार पेरू बोलीविया के मध्य पटल बिरूपणी बल के निर्मित अर्ध पर्वतीय पठार है। यह टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कांटका पठार जायरे स्थित तांबा व हीरा उत्पादन क्षेत्र है। कांगो या जायरे नदी का उद्गम इसी पठार से हुआ है। लोमामी नदी भी इसी पठार से निकलती है। हिमनद की बात करेंगे हम लोग। हिमनद जलवायु परिवर्तन की संवेदनशील संकेतक होते हैं। क्रिस्टलीय बर्फ, चट्टान, तलहट और जल से निर्मित क्षेत्र
जहां वर्ष के अधिकांश समय बर्फ जमी रहती है, हिमनद कहलाते हैं। अत्यधिक भार और वह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से हिमनद ढलान की ओर प्रभावित होते हैं। पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा का 2.1% हिमनद बर्फ के रूप में मौजूद है, जबकि 97.2% उपस्थित महासागर और अंतस्थलीय समुद्रों में होता है। पृथ्वी का 91% हिमनद अंटार्कटिका तथा 8% हिमनद ग्रीनलैंड में अवस्थित है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10% पर हिमनद विद्यमान है। ठीक है, अब बात करेंगे हिमनद के नाम और उनके स्थानों के बारे में। सियाचन हिमालय का पूर्वी काराकोरम रेंज में अवस्थित है। हिस्पार काराकोरम में, बीअफो काराकोरम में, बलतोरो काराकोरम में, रेंगबुक कंचनजंगा एवरेस्ट में, चोंगो लुंगमा काराकोरम में, खुर दापलो काराकोरम में, लोलो फोद काराकोरम में, यारकद रिमो काराकोरम में, गंगोत्री कमाऊ गढ़वाल में, गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम में, जैमू कंचनजंगा सोतोपथ कमाऊ गढ़वाल में, डोक्रोयन कमाऊ गढ़वाल में, नोनक उत्तरी पूर्वी हिमालय में, छोटा शिगुरी पीर पंजाल में और ट्रांगो काराकोरम में। अब बात करेंगे हम, डी ऑप्शन है हमारा, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र के बारे में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है जहां जलप्रपात अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफी कम होते हैं। प्राय रेगिस्तानी मैदानों को मरुस्थल कहा जाता है। आटाकामा मरुस्थल चिली तथा पेरू के तट पर राज्य उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। अटाकामा का मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। इस मरुस्थल में नाइट्रेट, सोरा, आयोडीन और बोरेक्स के भारी भंडार पाए जाते हैं, जिनका उपयोग रासायनिक खाद बनाने में होता है। गिब्सन का मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया मरुस्थल के उत्तर में अवस्थित एक उष्ण मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है ये? उष्ण मरुस्थल है। इस मरुस्थल में वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है। प्राकृतिक वनस्पति में ऑस्ट्रेलियाई बबूल, कांटेदार झाड़ियां मुख्य हैं। कंगारू मुख्य जंगली पशु है, जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। अब बात करेंगे हम गोबी मरुस्थल के बारे में। गोबी मरुस्थल क्या है, देखते हैं इसके बारे में हम लोग। मंगोलिया तथा चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ गोबी मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है। इसमें रेत की मात्रा कम है, परंतु वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है। इस मरुस्थल में शीत ऋतु में बर्फ पड़ती है। यह विश्व का विशालतम शीतोष्ण मरुस्थल है। अब बात करेंगे ईस्टर्न डेजर्ट। नील नदी तथा लाल सागर के बीच मिस्र में अवस्थित यह एक उष्ण मरुस्थल है। इसमें औसतन वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है। इसकी मुख्य वनस्पति नागफनी है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में फैला यह उष्ण मरुस्थल है। इसके किसी किसी भाग में रेत और कहीं कहीं बंजर चट्टानें पाई जाती हैं। इस मरुस्थल में सोना चांदी के भंडार हैं। रब अल खाली अरब में विस्तृत उष्ण मरुस्थल, जिसमें विश्व में सबसे अधिक रेत पाया जाता है। यह औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है। तेल के भंडारण मिलने के कारण इसका महत्व बढ़ गया है। अब बात करेंगे हम लोग कराकुम मरुस्थल के बारे में। कैस्पीरियन सागर एवं अरल सागर के मध्य अवस्थित कराकुम एक शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। इस मरुस्थल का रेत काले रंग का है। आमू नहर में खुदाई करने के पश्चात इसके बहुत से भाग को सिंचित करके कृषि के अंतर्गत ले जाया गया है। आमू नहर आशिकाबाद नगर के पास गुजर कर कैस्पीरियन सागर की ओर जाती है। यह कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान में विस्तृत है। अब बात करेंगे प्रमुख मरुस्थल एवं उनकी स्थिति के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नाम देखेंगे और इधर क्या है, कहाँ कहाँ पर ये स्थित है। तो सहारा डेजर्ट है हमारा उत्तरी अफ्रीका में।
न्यूबियन मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में, सॉरी ये सहारा भी उत्तरी अफ्रीका में है और न्यूबियन भी उत्तरी अफ्रीका में है। गिब्सन, सिम्पसन और ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया में है। निफूद, हमद मरुस्थल सऊदी अरब में है। गोबी मंगोलिया और चीन में है। कालाहारी बोत्सवाना में है। तकलामकान सिक्युआंग प्रांत मतलब कि चीन में है। सोनोरान संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नामीबिया में। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में। थार मरुभूमि उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। सोमाली मरुभूमि सोमालिया में। आटाकामा उत्तरी चिली में और रब अल खाली ये हमारा सऊदी अरब में। काइजिल कुम ये हमारा उज्बेकिस्तान में है। दस्ते लुक पूर्वी ईरान में। दस्ते कबीर दक्षिणी ईरान में। मोजावे या मोहावे संयुक्त राज्य अमेरिका में और पैटागोनिया अर्जेंटीना में। अब बात करेंगे लोपोनोर मरुस्थल के बारे में। चीन के दक्षिण पश्चिमी भाग में विस्तृत एक शीतोष्ण मरुस्थल है। यह चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र भी है। न्यूबियन मरुस्थल मिस्र तथा सूडान की पूर्वी सीमा पर लाल सागर के पश्चिमी तट पर स्थित यह एक मरुस्थल है। यह नील नदी के पूर्व स्थित लघु प्लेट भी है जो उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित है। यहाँ बुद्दू जनजाति निवास करती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। बुद्दू जनजातियां किस मरुस्थल में निवास करती है? तो न्यूबियन मरुस्थल में निवास करती हैं। अब बात करेंगे हम कालाहारी मरुस्थल के बारे में। अफ्रीका के बोत्सवाना देश में स्थित एक मरुस्थल जिसके पूर्व में ड्रैग्रेसबर्ग पर्वत, दक्षिण में कारू पर्वत और पश्चिम में चेला पर्वत अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 914 मीटर है। यह ऑरेंज नदी के उत्तर तथा नगामी झील के दक्षिण में अवस्थित है। यहाँ बुशमैन जनजातियां निवास करती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि बुशमैन जनजातियां कहाँ निवास करती हैं? तो कालाहारी मरुस्थल में निवास करती हैं। अब हम बात करेंगे वन के बारे में। ठीक है, वनों के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में आगे पढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको सेशन कैसा लगता है और किससे रिलेटेड सेशन आपको चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यह वन पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय भागों में जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है में वहां मिलते हैं। ऐसे क्षेत्रों का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश तक होता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे कि ये हमारी बीच में हमारी क्या है? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के इधर और इधर दोनों तरफ 10 डिग्री अक्षांश तक हमारा ये वन जो है मिलते हैं। इन क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ के वनों में उगने वाली वृक्षों की पत्तियां चौड़ी होती हैं और लकड़ी कठोर होती है। इन वनों का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन, अफ्रीका में जायरे बेसिन, गिनी तट, एशिया के इंडोनेशिया, दक्षिणी म्यांमार, भारत के पश्चिमी घाट, असम, बांग्लादेश और मध्य अमेरिका के पूर्वी तट पर अवस्थित है। आगे चलते हैं हम लोग। इसमें महोगनी, रोजवुड, एबोनी, सिनकोना, रबड़, ताड़ और आइवरी और लिग्नमा इत्यादि वृक्ष उगते हैं। अब बात करेंगे हम आर्द्र सदाबहार पर्णपाती वनों के बारे में। ये वन उष्णकटिबंधीय में उन भागों में मिलते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये वन मानसूनी जलवायु के क्षेत्र में मिलते हैं, इसलिए इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। इन क्षेत्रों में तापमान एवं वर्षा मौसमी परिवर्तन होता रहता है। वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। शीतकाल शुष्क रहता है, इसी कारण यहाँ की वनस्पतियां वर्ष भर हरी भरी बनी रहती हैं। इस प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्र भारत, पाकिस्तान, उत्तर तथा मध्य म्यांमार, थाईलैंड आदि जगहों पर पाए जाते हैं। इन वनों में साल, सागवान, शीशम, बांस, बेंत और गोरज, नज, बरगद, नीम और कदम्ब इत्यादि के वृक्ष प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अब बात करेंगे हम उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन के बारे में। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन महाद्वीपीय के पश्चिमी तटों पर भूमध्य रेखा के दोनों ओर 20 से 30 अक्षांशों के मध्य मिलते हैं।
उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में अफ्रीका का विशाल सहारा, कालाहारी मरुस्थल, एशिया के अरब थार मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका के पेरू एवं आटाकामा मरुस्थल एवं ऑस्ट्रेलिया का विशाल मरुस्थल सम्मिलित है। इन मरुस्थलों में प्रदेशों की जलवायु अत्यंत शुष्क एवं विषम मिलती है। नागफनी, कटीली झाड़ियां, मोटे पत्तों के घास यहाँ के प्रमुख वनस्पतियां हैं। इन प्रदेशों में जल स्रोतों के समीप ताड़, खजूर, बबूल इत्यादि के पेड़ भी पाए जाते हैं। अब बात करेंगे हम भूमध्य सागरीय वन के बारे में। मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर शीतकालीन वर्षा प्रदेशों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें अंगूर, नीम, संतरा, सहतूत, नाशपाती व अनार प्रमुख पाए जाते हैं। चैपरेल, लेवेंडर तथा अन्य सुगंधित जड़ी बूटियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। अब बात करेंगे हम शंकुधारी वन के बारे में। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों के चारों ओर यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों में अन्य भागों में ऊंचे पर्वतों पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस इन वनों में प्रमुख हैं। ठीक है, प्रमुख वृक्ष हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे पर्णपाती वन। पर्णपाती वन के बारे में जानने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। एक बात और, अगर ये वीडियो आपको ज़्यादा लंबी लग रही है, 45 मिनट्स की करीब होने वाली है ये वीडियो, तो अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबी लग रही है तो आप ये कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके ब्रेक ले करके वीडियो देख सकते हैं, जिससे क्या है कि आपको मतलब क्या है, आप बोर नहीं होंगे। बात समझ में नहीं आ रहे हैं? ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो हम ढंग से समझ नहीं पाते, चीज़ों को याद नहीं कर पाते, तो आप वहीं पर वीडियो का टाइमिंग लिख करके दोबारा से वहीं से दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपको मेरी स्पीड पढ़ाने की थोड़ा तेज या धीमी लगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने मतलब यूट्यूब के द्वारा अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। पर्णपाती वन, ये वन शीतल जलवायु वाले तटीय प्रदेशों, एशिया के मानसूनी प्रदेशों, उत्तरी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चिली, ब्राजील, मध्य अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। आगे देखें, यहाँ ओक, बीच, वालनर, सागवान, शीशम, साल, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। टुंड्रा वन, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर के एशियाई, यूरोपीय एवं उत्तरी अमेरिकी भागों में वनस्पति अत्यंत विरल होती है, बहुत कम होती है। यहाँ केवल लाइकेन, एल्गी, जंगली झाड़ियाँ थोड़ी बहुत मात्रा में ही पाई जाती हैं। रेडियर टुंड्रा प्रदेश का प्रमुख पशु है, यहाँ का प्रमुख पशु है टुंड्रा का रेडियर, और यहाँ के निवासी को क्या बोलते हैं हम? एस्किमो भी बोलते हैं। यहाँ के निवासियों को हम क्या बोलते हैं? एस्किमो भी बोलते हैं। आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।